बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम अपने वन शॉट सीरीज के लेक्चर 6 पे हैं और लेक्चर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अगर आपने अपने एमडी कैट का सिलेबस थोड़े गौर से पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमडी कैट का सिलेबस पढ़ते ही नहीं है गौर से। अगर आपने अपना एमडी कैट सिलेबस को डिटेल के साथ गौर से पढ़ा 2025 का, तो आपको इंग्लिश में 2.9 जो नंबर है वो नजर आया होगा। यूज इन स्पीच एंड राइटिंग ऑल द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। क्या वर्ड है हमारे पास? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड क्या होगा? डेफिनेटली न्यू होगा। देखिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम ट्रांजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये हमारे पास वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। और अब फ्रेज को तो आप समझते ही हैं कि 2-3 वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हम डिटेल से पढ़कर आए हैं फ्रेज को। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक्चुअल में ये वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जिनका काम क्या होता है? जिनका काम ये होता है कि ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन आइडियाज। ये रिलेशनशिप बनाते हैं, ये जो रीडर होता है उसको रिलेशनशिप बताते हैं बेटे किसके? बिटवीन आइडियाज। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, जब भी आप कोई चीज सुन रहे होते हैं, तो एक थॉट से दूसरी थॉट के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है ना, ये उस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाते हैं। ये उस ट्रांजिशन का फ्लो क्या करते हैं? उसका फ्लो बनाते हैं। उस ट्रांजिशन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वेल लिंक्ड करते हैं, वेल कनेक्टेड करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आइडियाज की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। एक वर्ड हम बोलते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ, या हम आसानी से बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ अच्छे से मिला हुआ होना, वेल कनेक्टेड होना हमारे पास क्या होता है? कोहेरेंट होता है। कोहेरेंस हम उसका नाउन बोलते हैं। देखिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो किसी भी राइटिंग में रिलेशनशिप बनाते हैं आइडियाज के दरमियान। और यहां पर आइडियाज का मतलब क्या है? यहां पर आइडियाज का मतलब है हमारे पास सेंटेंसेस। जब भी हमने इंग्लिश में 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है, तो उनके दरमियान की जो ट्रांजिशन होती है, उनके जो कॉम्बिनेशन का ट्रांजिशन होता है ना, ये उसको, उसके फ्लो को, उसके लिंक को, उसकी क्लैरिटी को, उसके कोहेरेंस को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं। यानी कि आप आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस जो 2 सेंटेंसेस को आपस में अच्छे तरीके से जोड़ते हैं, 2 आइडियाज को आपस में अच्छे तरीके से जोड़ते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं एडिशन के लिए, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं शी इज हार्ड वर्किंग, ये हमारे पास एक क्लॉज है। शी इज क्रिएटिव, अब ये सेकंड क्लॉज है। हम पहले वाली क्लॉज में एक और आइडिया ऐड करने के लिए क्या लिख रहे हैं? मोर ओवर। इसी तरह हम कंट्रास्ट बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। वो अमीर है लेकिन फिर भी वो क्या है? खुश नहीं है। अब यहां पर ये जो हाउएवर का वर्ड है, ये क्या बता रहा है? कंट्रास्ट बता रहा है। 2 आइडियाज को कंबाइन तो कर रहा है, लेकिन कंबाइन करने के साथ साथ उन 2 आइडियाज के दरमियान का क्या बता रहा है? कंट्रास्ट बता रहा है। इसी तरह हम कंपैरिजन में जाते हैं। जैसे कहते हैं शी लव्स पेंटिंग, हर ब्रदर इंजॉयज स्केचिंग। उसको तो पेंटिंग पसंद है लेकिन उसके भाई को क्या पसंद है? स्केचिंग पसंद है। तो हम 2 आइडियाज के दरमियान क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हम कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? THAN देन का वर्ड यूज करते हैं। फिर हम कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। जैसे इट रेन्ड हैवीली, बड़ी तेज बारिश हुई। द मैच वाज कैंसल्ड, मैच क्यों कैंसल्ड हुआ? क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई। ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला एलिमेंट होता है, ये बताने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? यहां पर देयरफॉर यूज किया। इसी तरह हम टाइम या सीक्वेंस बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉश योर हैंड्स देन स्टार्ट कुकिंग। पहले हाथ धो लो, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करना। अब ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये टाइम सीक्वेंस बताने के लिए यूज हुए हैं, आइडियाज में फ्लो के लिए हुए हैं।
इस तरह हम एम्फोसिस के लिए यूज करते हैं ही इज टैलेंटेड, इनफैक्ट ही वॉन 3 अवार्ड्स। अब ये जो इनफैक्ट का वर्ड है ये सेंटेंस में हमें क्या बता रहा है, एक खास पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। हाईलाइट करने का क्या मतलब है कि वो कह रहा है जी कि वो टैलेंटेड है और उसने 3 अवार्ड जीते हैं। इसी तरह हमारे हम कंक्लूजन या समरी बताते हैं आइडियाज की, जैसे हम बोलते हैं इन कंक्लूजन हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। जब भी ट्रांजिशनल, जब भी सेंटेंस में हमने एडिशन बताना हो आइडियाज में, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, टाइम सीक्वेंस, एम्फेसिस या कंक्लूजन समरी बतानी होगी तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, मोर ओवर, हाउएवर, लाइकवाइज, देयरफॉर, फर्स्ट, देन, इन फैक्ट। यहां हमारे पास कौन से वर्ड हैं, इन कंक्लूजन। इन सारे वर्ड्स को बेटे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जो आइडियाज को लिंक करने के लिए, जो आइडियाज में क्लैरिटी लाने के लिए, जो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए, कोहेरेंट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, उन वर्ड्स या फ्रेजेस को हम बेटे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। अब देखें, अब होता हमारे पास ये है कि जैसे ही ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोला जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने चूंकि ये वर्ड पहली दफा सुना होता है, पढ़ा होता है, पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंग्लिश में कोई नई चीज आ गई है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल पहले पढ़ी हुई चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। और 3 तरह के ट्रेडिशनल डिवाइसेस हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। वैसे टेक्निकली 2 तरह के होते हैं, एक सपोर्टिव होता है, वो भी अभी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि सबसे ज्यादा जरूरी जो बात यह है, आपने याद रखना है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे इससे पहले हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में भी हमारा कंसर्न ये था कि सिलेबस बनाने वाले ने टॉपिक तो ऐड कर दिया, बात तो ऐड कर दी, लेकिन इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा। इसी तरह ट्रेडिशनल डिवाइसेस के बारे में है कि ट्रेडिशनल डिवाइसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल डिवाइसेस का हमारे पास जब भी क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये मैं अभी आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा आप कि हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास 3 होती हैं। नंबर 1 कंजंक्शन, नंबर 2 कंजंक्टिव एडवर्ब्स और नंबर 3 हमारे पास क्या है, पंक्चुएशंस है। अब आपने ये तीनों चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, आप ये तीनों चीजों को पहले से जानते हैं, बस इतनी बात नहीं पता थी कि इन तीनों चीजों को ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। हम थोड़ा सा इनको जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे और इसी बहाने से हमारा टॉपिक भी पूरे का पूरा पढ़ा जाएगा। कौन सा, कंजंक्शन का। देखिए कंजंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते आए हैं, कंजंक्शन को हम बोलते आए हैं कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो 2 चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब ये 2 चीजें ना कुछ भी हो सकती हैं, ये 2 चीजें नाउन भी हो सकती हैं, ये 2 चीजें वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ये 2 चीजें फ्रेज हो सकती हैं, ये 2 चीजें क्लॉजेज हो सकती हैं, ये 2 चीजें इवन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। इंग्लिश में कोई भी 2 चीजों को कंबाइन या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन करने के लिए इंग्लिश में जो चीज यूज की जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप आसानी के लिए इसको क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टर्स बोल सकते हैं। देखिए हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो होती हैं जो चीजों में फ्लो पैदा करती है, क्लैरिटी लाती है, अच्छे तरीके से जोड़ती हैं। क्लैरिटी लाने के लिए, फ्लो पैदा करने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए इंग्लिश में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 कंजंक्शन, नंबर 2 कंजंक्टिव एडवर्ब्स और नंबर 3 हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन जो है मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये डायरेक्टली ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं होती, लेकिन ये सपोर्ट कर रही होती है किसको, ये सपोर्टिंग रोल में होती है। और किसके सपोर्टिंग
रोल में होती हैं, ये कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ सपोर्टिव रोल में होती हैं। आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे भी, ये डायरेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं है। अब देखिए कंजंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि कंजंक्शन हमारे पास 3 तरह की होती हैं। पहली कंजंक्शन हमारे पास होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी कंजंक्शन हमारे पास बेटे होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव हमारे पास तीसरी तरह की कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम किसको बोलते हैं कि जब हमने दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करना है ना, तो देन हम कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए दो चीजों को कंबाइन करने के लिए यूज तो कंजंक्शन ही होनी है, लेकिन अगर आप दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करेंगे तो उसके लिए आपने बेटे क्या यूज करनी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी है। जैसे देखें दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करने का क्या मतलब है कि आप नाउन को कंबाइन कर रहे हो नाउन के साथ, आप वर्ब को कंबाइन कर रहे हो वर्ब के साथ, आप एडजेक्टिव को कंबाइन कर रहे हो एडजेक्टिव के साथ, आप एडवर्ब को कंबाइन कर रहे हो एडवर्ब के साथ, या आप फ्रेज को कंबाइन कर रहे हो फ्रेज के साथ, और आप क्या कर रहे हो, आप क्लॉज को कंबाइन कर रहे हो क्लॉज के साथ। जब भी आप दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करेंगे तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग। अब जैसे देखिए क्लॉज के हवाले से खास तौर पर आपने याद रखना है, जब हम बात करें ना दो एक जैसी चीजें, तो अगर हम दो क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे तो आपने याद रखना है कि वो दोनों क्लॉजेज भी क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्ट क्लॉजेज होनी चाहिए। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे ना, इनडायरेक्ट नहीं, मैं गलती से इनडायरेक्ट बोल गया। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए हम बेटे कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे, फैन बॉयज। और आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फैन बॉयज को हम याद करते आए हैं किस निमोनिक्स के साथ, फैन बॉयज के साथ। F से हमारे पास क्या बनता है, 4, जो कि हम यूज करते हैं बेटे क्या बताने के लिए, रीजन। एंड बनता है A से, जो हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, एडिशन। इसी तरह हमारे पास N बनता है, N से बनता है नॉर, और नॉर हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, ऑप्शंस बताने के लिए। B से बट बनता है, और बट हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, कंट्रास्ट बताने के लिए। O से हमारे पास और बनता है, जो हम यूज करते हैं ऑप्शन बताने के लिए, नॉर की तरह से। इसी तरह Y से हमारे पास येट बनता है, और येट का वर्ड भी हम किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रास्ट के लिए। कंट्रास्ट के लिए दो वर्ड यूज होते हैं हमारे पास, बट और येट। अगर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होगा तो हमने क्या यूज करना है, बट, और अगर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होगा तो हमने क्या यूज करना है, येट यूज करना है। उसके बाद हमारे पास एस यूज होता है सो के लिए, ठीक है, और सो किसके लिए यूज होता है, हमारे पास कॉन्सिक्वेंस के लिए, रिजल्ट के लिए। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस लिए यूज होती है, दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करने के लिए। और जब ये दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रही होंगी ना, तो दोनों क्लॉजेज डेफिनेटली हमारे पास बेटे क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। फिर हमारे पास आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करते हैं दो डिफरेंट चीजों को कंबाइन करने के लिए। जैसे अगर हम दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक क्लॉज हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज हमारे पास बेटे क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। क्योंकि अगर दोनों इंडिपेंडेंट होंगी तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर ही नहीं सकते। हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह पर क्या यूज करना होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना होगा। और जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, जैसे देखें हमारे पास इफ का वर्ड है, हमारे पास होता है ना, हमारे पास इफ का वर्ड है, हमारे पास अनटिल का वर्ड है, हमारे पास अनलेस का वर्ड है। ये तीन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, क्या शो करने के लिए, क्या क्लियर करने के लिए, कंडीशन क्लियर करने के लिए। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने वहां पर यूज करनी है जहां पर हम दो एक जैसी चीजों को कंपेयर, दो एक जैसी चीजों को जोड़ नहीं रहे हैं। जब हम दो एक जैसी चीजों को जोड़ नहीं रहे और हम दो क्लॉजेज को जोड़े हैं तो
इसका मतलब उनमें से एक क्लॉज आपके पास क्या होगी, डिपेंडेंट, और एक क्या होगी, इंडिपेंडेंट। इसी तरह जैसे हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होती है, हमारे पास बिफोर या आफ्टर यूज होता है, और बिफोर और आफ्टर हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या सीक्वेंस बताने के लिए, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। इसी तरह हमारे पास वर्ड यूज होता है, हम बिकॉज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं या एज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। और बिकॉज और एज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं बेटे, रीजन बताने के लिए। और याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास एक क्लॉज क्या होगी, डिपेंडेंट, और दूसरी क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट। इसी तरह हम सो डैट का वर्ड यूज करते हैं, इसी और इसके साथ साथ हम लेस्ट का वर्ड यूज करते हैं क्या बताने के लिए, सो डैट या लेस्ट का वर्ड हम यूज करते हैं बेटे पर्पस बताने के लिए। फिर हमारे पास वर्ड यूज होते हैं, जैसे हम यूज कर रहे होते हैं व्हेन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, वाइल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, सिंस का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। और ये वर्ड्स भी बेटे हम क्या करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, रीजन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब ये जितनी कंजंक्शंस हमने लिखी है ना, ये सारी की सारी कंजंक्शन हमारे पास कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जरा अगर मैं शुरू से आपको बता दूं तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं, दो होती हैं, कंजंक्शन है और कंजंक्टिवेट वर्ब्स हैं। सब पंक्चुएशन जो है वो डायरेक्ट हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग ट्रांजिशनल डिवाइस है जो सपोर्ट कर रही होती है कंजंक्शन को और कंजंक्टिवेट वर्ब को। कंजंक्शन हमारे पास तीन तरह की होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने क्या कहा, फैन वॉइस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, इफ वाली। इसको मैं इसलिए सर्कल कर रहा हूं क्योंकि इफ याद रखना सबसे आसान है, और अगर आप इफ याद रखते हैं तो आपको सारे का सारा ग्रुप याद रह जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो कंजंक्शंस होती है ना, वो होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कोरिलेटिव कंजंक्शन आप याद रखेंगे ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, पेयर फॉर्म में होती है। जैसे देखिए हमारे पास नो सुनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा, दो आल्दो के साथ क्या आएगा, येट आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, नाइदर के साथ नोर आएगा, इधर के साथ और आएगा, टू के साथ टू आता है, सो के साथ डैट आता है। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल आता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, द सेम के साथ एज आएगा, सच के साथ एज आएगा। आप जितने भी यहां पर कंजंक्शन देखेंगे वो सारी की सारी किस फॉर्म में आएंगी, पेयर फॉर्म में आएंगी। फैन बॉयज वाली कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, कोऑर्डिनेटिंग, जहां पर हम इंडिपेंडेंट को किसके साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट के साथ। और सबऑर्डिनेटिंग हमारे पास कौन सी होती है, इफ ग्रुप वाली, यहां पर हम इंडिपेंडेंट को कंबाइन कर रहे होते हैं बेटे किसके साथ, डिपेंडेंट के साथ। और जो कंजंक्शन हमारे पास पेयर फॉर्म में होती है हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ये तीन तरह की कंजंक्शंस हमारे पास इंग्लिश में मौजूद होती हैं। अब हम क्या करके आ रहे होते हैं, अब पूरी इंग्लिश में मुख्तलिफ जगह पर इन चीजों को पढ़कर आते हैं। जैसे देखें आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो तीन एक्सप्रेशंस हैं, आप इन तीन एक्सप्रेशंस को खास तौर पर पढ़कर आते हैं कहां पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर। आप एज, सो प्लस एज प्लस एज और सच एज, आप इनको पढ़कर आते हैं कहां पे बेटे, एडजेक्टिव में। आप द, सेम और आप द प्लस रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़कर आते हैं किसमें, आर्टिकल में। मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि क्योंकि ये सारी चीजें आपने ना कहीं पर पढ़ी हुई है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में लाकर इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है और इनको डिफरेंट नाम दे दिया जाता है। वैसे इनका जो ग्रामेटिकल नेम है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। मुख्तलिफ टीचर्स इनको कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं, कुछ टीचर इनको पैरेलल स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। लेकिन हमारे पास ये हम डिफरेंट जगह पर पढ़कर आते हैं और पढ़कर आए हैं, इसलिए हम इनको बार बार यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बात फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इनमें से बहुत सारी बातें होंगी जो आप पहले से बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इन एक्सप्रेशन को पहले बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर कोई एक्सप्रेशन इनमें आपको समझ नहीं आता या आपने पढ़ा नहीं हुआ होगा तो बिलीव मी, पहली बात तो यह है कि जब तक हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज मुकम्मल होगी तब तक आप ये सारे के सारे एक्सप्रेशन पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई एक्सप्रेशन रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, तो आपने पूछ लेना है। अब ये हमारे पास है तीसरी तरह की कंजंक्शन जिनको हम क्या बोलते हैं बेटे, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जी, हमने क्या कहा
कि हमारे पास पहली ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन की 3 काइंड्स हमने देख ली। हमारे पास सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब नंबर 2 पे है बेटे हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में आपने याद रखना है, ये हमेशा यूज होगा किन 2 क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए, इंडिपेंडेंट 2 क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए। और पंक्चुएशन इनको कहां पर सपोर्ट करता है कि आपने याद रखना है, कंजंक्टिव एडवर्ब जब 2 क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज हो रहा होता है तो हमने इन सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और इसके बाद क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। यही वजह है कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पंक्चुएशन क्या होता है, सपोर्टिंग रोल में इनके साथ अपना रोल प्ले करता है। अब अभी हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे भी पंक्चुएशन को मजीद डिटेल के साथ। उसके बाद देखिएगा हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती कौन सी है। देखिए हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स है मोर ओवर, फर्दर मोर, बिसाइड्स और इन एडिशन। ये हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, एडिशन बताने के लिए। हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, स्टिल, कन्वर्सली हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, कंट्रास्ट या कंसेशन बताने के लिए। कॉज एंड इफेक्ट के लिए देयरफॉर, थस, सब्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, हेंस, एज अ रिजल्ट यूज होता है। कंपैरिजन के लिए लाइकवाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे यूज होता है। इसी तरह टाइम और सीक्वेंस के लिए देन, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, मीनवाइल यूज होता है। एम्फसिस के लिए इंडीड, इन फैक्ट, अबव ऑल, सर्टेनली यूज होता है। समरी के लिए देयरफॉर, थस, फाइनली, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल यूज होता है। अब ये जितने वर्ड्स आपके पास लिखे हुए ना, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पास बेटे क्या होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पास क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। और जो मैं बात आपको कर रहा था कि इनका एमसीक्यू कैसे बनेंगे, इनके एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, तो बिलीव मी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन सकता कि पेपर में इंडीड लिखा हुआ हो और बाद में हमें पता चले यहां पर इंडीड नहीं आना चाहिए था, यहां पर मोर ओवर आना चाहिए था, या पेपर में नंदीलेस लिखा हुआ और हमें बाद में पता चले यहां पे कंसिक्वेंटली आना चाहिए था। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कंजंक्टिव एडवर्ब का नहीं बनेगा। किस तरह का बनेगा वो अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनका डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं बनेगा पेपर में। इनका क्वेश्चन कौन सा बनेगा, इनका एमसीक्यू कौन सा बनेगा, बनेंगे हमारे पास एमसीक्यूज, इनडायरेक्ट एमसीक्यूज बनेंगे। अब नंबर 3 पर देखिएगा, देखिए कंजंक्शन हमने देखा, कंजंक्टिव एडवर्ब हमने देखा। अब नंबर 3 पर है हमारे पास पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि ये डायरेक्टली ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट कर रही होती है। जैसे देखिए नंबर 1 हम पंक्चुएशन के रूल्स में पढ़कर आए हैं कि जब भी आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करना है तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हमने क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन में हमने कहा ये या तो वर्ड्स होंगे या ये क्या होंगे, फ्रेजेस होंगे। अब सेमीकोलन ना तो वर्ड है ना फ्रेज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशन डायरेक्टली ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट कर रही होती है कंजंक्शन को और कंजंक्टिव एडवर्ब को। जैसे देखिए हमने ये कहा जहां पर हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करना है तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, फैन वॉइस यूज करेंगे। अब फैन वॉइस यूज जब आप करेंगे तो आपने याद रखना है आपको फैन वॉइस से पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। जब तक ये कॉमा नहीं लिखेंगे तब तक आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी, याद रखिएगा। इसी तरह आपने कहा आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, लाइक आप इफ यूज करेंगे तो इफ के साथ आपके पास क्या आएगी, डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद आपके पास क्या आएगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ 2 क्लॉजेज को इकट्ठा करना होता है जिसमें से एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है, तो आपने याद रखना है आपने दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखना होता है, कॉमा। और जब तक आप ये कॉमा नहीं लिखेंगे तब तक आपका फ्लो, आपकी ट्रांजिशन मुकम्मल अच्छे से करेक्ट नहीं होगी। फिर हमने अभी क्या कहा कि जहां कहीं पर सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब यूज हो रहे होंगे
दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए। तो याद रखना आपने इससे पहले क्या लिखना है, सेमीकोलन, और इसके बाद क्या लिखना है, कॉमा। जब तक इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा नहीं लिखेंगे तब तक आपका कंजंक्टिव एडवर्ब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे कि 4 केसेस हमारे पास इस तरह के हैं जहां पर पंक्चुएशन सपोर्ट कर रहा होता है कंजंक्शन को और कंजंक्टिव एडवर्ब को क्या करने के लिए, इस फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए, इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए। इसलिए मैंने पंक्चुएशन को यहां पर लिखा, अदरवाइज पंक्चुएशन डायरेक्टली ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है। याद रखिएगा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस दो ही हैं, एक हमारे पास कौन सी है, एक हमारे पास कंजंक्शन है और सेकंड हमारे पास बेटे कौन सी है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। अब क्वेश्चन असल में ये आता है कि इनका एमसीक्यूज कैसे बनने हैं। अब देखें एमसीक्यूज इनमें से किस तरह के बनने हैं वो आप समझ लें तो आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। नंबर वन देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, एमसीक्यू आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंजंक्शन लिखकर कहा जाए कि इसकी जगह पर कोई और दूसरी कंजंक्शन यूज हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, इनमें से हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये इनडायरेक्ट हमें हेल्प करेंगे। जैसे देखें, नंबर 1, अगर टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आता है, काइंड या टाइप्स ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज, जहां पर हमने ये बताना होता है कि सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कंपाउंड है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो चूंकि यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें क्लॉजेज का ये देखना होता है कि सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कितनी और डिपेंडेंट। जैसे अगर सेंटेंस में एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट है तो सिंपल होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंपाउंड होगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो क्या होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस का होगा, लेकिन अगर हम कंजंक्शन को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को और कंजंक्टिव एडवर्ब को अच्छे तरीके से समझते हैं तो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस फौरन से पहले सोल्व हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि कंपाउंड में जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करना है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए इंग्लिश में तरीकाकार ही 3 होते हैं। नंबर 1, या तो सेमीकोलन यूज होता है, नंबर 2 या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है, या नंबर 3 हमारे पास क्या यूज होता है, कंजंक्टिव एडवर्ब यूज होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है टाइप ऑफ सेंटेंस का, हमें उस क्वेश्चन को समझने में ये जरूर मदद कर सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांजिशनल डिवाइस का नहीं आ सकता। इसी तरह नंबर 2 पे हमें पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ सकता है, और पंक्चुएशन का क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है, जो भी मैंने आपको बात कही कि कंजंक्शन में हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिलेटेड पंक्चुएशन का क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अगर आप इनको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने से पहले कोमा लिखना है। अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कंबाइन करने के लिए तो आपने इनके दरमियान में कोमा लिखना है। अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सेमीकोलन लिखना है। अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं और साथ में कंजंक्टिव एडवर्ब दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर आपने उससे पहले सेमीकोलन लिखना और बाद में कोमा लिखना है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से दिया जा सकता है, लेकिन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता ही नहीं है। आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस के आने वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चन तकरीबन सारे पढ़कर आए हैं पंक्चुएशंस में, और तकरीबन सारे आपने पढ़ लिए हैं कंजंक्शन में, कंडीशनल सेंटेंसेस में। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन या तो कंजंक्शन से रिलेटेड होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड होंगे, पंक्चुएशन से रिलेटेड होंगे। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस का नहीं हो सकता कि इस वर्ड के अगेंस्ट ये वर्ड आना चाहिए, क्या ये वर्ड यहां पर ठीक नहीं है उसकी जगह पर ये वर्ड होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ट्रांजिशनल डिवाइस का नहीं बनेगा। मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे बड़ा यकीन है कि मैंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपैक्ट है, इसका इफेक्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से आपको बताने में कामयाब रहा हूंगा। फिर भी अगर आपको कोई बात
बात समझ में नहीं आती है, कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है, तो बेटे आपने बिला खौफो खतर, बिला झिझक, आपने बगैर टाइम देखे, बगैर परेशानी के, किसी टाइम भी, किसी वक्त भी, किसी सिचुएशन में भी आपने बेटे मैसेज कर लेना है, पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है। और अगेन वही बात, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, और साथ साथ नमाज नहीं छोड़नी है, कुरान नहीं छोड़ना है। अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अपनी कामयाबी के लिए भी दुआ करनी है, बाकी सबकी कामयाबी के लिए भी दुआ करनी है, और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।